कल एक मैप तैयार करने की कोशिश की थी आप लोगों से, है ना। ब्रिटिश भारत में शिक्षा को लेकर के बेसिकली हम अंग्रेजों की पॉलिसी की बात कर रहे थे। ज़्यादातर नीतियों को शुरू के 100 वर्षों के आसपास हमने बताया था। हमने कहा था कि नीतियों में हमने विस्तार को पढ़ लिया, आर्थिक नीति को पढ़ लिया था, संवैधानिक और प्रशासनिक विकास को पढ़ लिया था, और फिर हम सामाजिक नीति पर अब अपनी चर्चा शुरू कर चुके थे। एक खाका मैंने आप लोगों के सामने रख दिया था कि शिक्षा और समाज में सुधार, इसको हम लोग दो पार्ट में करके पढ़ते हैं। एक शिक्षा और दूसरा हमारे समाज में जो सुधार हुए हैं उनको लेकर के। शिक्षा में हमने कहा था कि हम कुछ जो है सरकारी प्रयासों के बारे में देखेंगे कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, ठीक है। और दूसरा हमने कहा था कि हमारे द्वारा अपने लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया गया, जैसे राजा राम मोहन राय, इन तरह के लोगों के द्वारा, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए गए तो उनके द्वारा क्या किया है। सरकारी प्रयास को हमने कहा था कि हम दो पार्ट में तोड़ करके पढ़ेंगे, 1757 से 1858 तक, और 1858 से 1947 तक हमारे द्वारा क्या प्रयास किए गए। और कुछ ईसाई मिशनरियां थी जिन्होंने दूर दराज में जा करके गांव कस्बों में अपनी मिशनरियों को खोला, वहां भी उन्होंने भी शिक्षा में हमें कहीं ना कुछ योगदान दिया। तो इतनी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब एक बार सब लोग लाइव हो गए हो तो मुझे एक बात कमेंट करके आप बता दो, ठीक है। अगर सब लोग लाइव हो तो एक बार कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ सब लोग शेयर कर लो। नोटिफिकेशन सबको ऐप का मिल गया होगा आई थिंक। अब हम चलिए बात करते हैं 1757 से 1858 का, हमारा जो पहला फेज है इसकी हम बात करते हैं। 1757 से 1858 के बीच में ब्रिटिश भारतीय शिक्षा, ठीक है। इसमें लिखें आप, कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा देता हूँ, फिर इस पर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे चीज़ों को। पहले आप थोड़ा सा लिख लें। सरकारी भूमिका को कंपनी के शासनकाल में कंपनी के शासनकाल में सरकारी भूमिका को सरकारी भूमिका को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। भूमिका को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम चरण 1757 से 1813 का चरण, 1757 से 1813 का चरण। इस चरण में कंपनी के द्वारा कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे 1781 में लिखेंगे आप कलकत्ता मदरसा, 1781 में कलकत्ता मदरसा। मदरसा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1784 में। उससे पहले का टॉपिक में थोड़ा सा रिकॉल किया है मैंने, ठीक है। ठीक है, आपको जो भी पूछना है प्लीज़ आप बीच में मत पूछा करिए। क्लास जब आपको एंड होगी, आपको टाइम दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पूछ लीजिए, ठीक है। सेकंड लिखें 1784,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन इत्यादि। ठीक है। प्रथम चरण में कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई। अगला पॉइंट लिखें। लिखिए इस चरण में भारतीय भाषा, इस चरण में भारतीय भाषा एवं संस्कृति से संबंधित, भारतीय भाषा एवं संस्कृति से संबंधित कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय परिस्थितियों की समझ विकसित करना था। की समझ विकसित करना था जिससे भारत पर प्रभावी ढंग से शासन किया जा सके, जिससे भारत पर प्रभावी ढंग से शासन किया जा सके। ठीक है। तो इन सब स्थापना के पीछे पर्पज क्या था? भारतीय समाज, धर्म, इन सबको समझना, भाषा को अधिकारियों को ट्रेनिंग देना ताकि भारत पे प्रभावी ढंग से शासन किया जा सके। अगला पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। प्रथम चरण में शिक्षा के विकास के लिए, प्रथम चरण में शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा के विकास के लिए सुनिश्चित बजट का निर्धारण नहीं किया गया। सुनिश्चित बजट का निर्धारण नहीं किया गया। सुनिश्चित बजट का निर्धारण नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण ब्रिटेन में वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रभाव, ब्रिटेन में वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रभाव तथा भारत में व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाना था। अंग्रेजों की नज़र में शैक्षणिक विकास इस दिशा में उपयोगी नहीं था। शैक्षणिक विकास इस दिशा में उपयोगी नहीं था। उनका मेन वो था कि भाई भारत से रेवेन्यू कलेक्ट करिए और
भाई वो शिक्षा के विकास पे पैसा लगाए तो उन्हें बदले में क्या मिलेगा? अभी इस इन्वेस्टमेंट का उनको फायदा नहीं दिख रहा था कि क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो पहली बार उन्हीं संस्थाओं में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया गया जिससे प्रशासन में उनको सुविधा हो। समझ रहे हैं बात? दूसरी बात, उन्होंने कोई निश्चित बजट नहीं बनाया व्यय के लिए, क्योंकि उन्हें इसका फायदा नहीं दिख रहा था कि इन्वेस्ट करने से उन्हें क्या मिलना है। जितना रेवेन्यू अपने पास रह जाए उतना बढ़िया है। वो तो उनके हिसाब से फालतू व्यय होता था। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए कंपनी की शिक्षा नीति से कंपनी की शिक्षा नीति से स्वदेशी शिक्षा को नुकसान हुआ। स्वदेशी शिक्षा को नुकसान हुआ। लेकिन प्रारंभिक चरण में वैकल्पिक शिक्षा का विकास नहीं हुआ। प्रारंभिक चरण में वैकल्पिक शिक्षा का विकास नहीं हुआ। भाई देखो, सामान्य इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई। मान लो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज ही खोला, जो खुला वो भी बंद हो गया। वैसे भी इस कॉलेज में पढ़ाने वाले भी अंग्रेज होते, बस कुछ भाषा वगैरह ज्ञान के लिए भारतीयों को पकड़ा जाता। ठीक है, और फायदा भी अंग्रेजों को ही होना था उस समय। तो जो कुछ भी हुआ ये उनके उद्देश्य से हुआ, और कोई नीति नहीं बनाई गई कि यहाँ जीडीपी का इतना खर्च करना है। तो पहला 60-70 साल तो ऐसे ही निकल गया शिक्षा का। पैसा उनके पास आ गया, हमारी पद्धति भी लड़खड़ाने लगी जो थी जितनी थी, और कोई वैकल्पिक पद्धति भी नहीं आई उस समय। ठीक है, तो ये पहले चरण का इंफॉर्मेशन कम एनालिसिस। अब आइए द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेज। लिखो इस चरण में शिक्षा के विकास के लिए इस चरण में शिक्षा के विकास के लिए नीतिगत पहल की गई। शिक्षा के विकास के लिए नीतिगत पहल की गई। विकास के लिए नीतिगत पहल की गई। और 1813 के अधिनियम में भारत में शिक्षा के विकास के लिए भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये तो पहले से भी आप जानते हैं, हमने बताया है आपको। यानी अब क्या हुआ कि प्रतिवर्ष हम 1 लाख रुपए व्यय करेंगे, ऐसी पॉलिसी पहली बार बनी। ठीक है, अब तक भारत में वरना ऐसी कोई पॉलिसी थी नहीं। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई कि मॉडर्न सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो या सिस्टम हो। अगला पॉइंट लिखें। हालांकि हालांकि इस राशि को भारतीय भाषा में भारतीय भाषा में इस राशि को भारतीय भाषा में भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर खर्च किया जाए। एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर खर्च किया जाए।
भारतीय भाषा में भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च किया जाए 1 लाख रुपए को। ब्रैकेट में लिख लेना प्राच्यवादी, मैं भी समझाऊंगा आपको। ओरिएंटलिस्ट कहते हैं आप इसको, प्राच्यवादी। इस राशि को इस पे खर्च किया जाए, या ब्रैकेट क्लोज करके आगे लिखेंगे, या अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर, अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर। ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए आंग्लवादी, एंग्लिसिस्ट। ठीक है, तो इस मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग कहते थे कि नहीं भारतीय भाषा में खर्च करिए, कुछ लोग कहते थे नहीं अंग्रेजी भाषा में खर्च करिए। ठीक है, ऐसे कहानी चली। अगला पॉइंट लिखें इसे आंग्ल प्राच्य विवाद भी कहा जाता है। आंग्ल प्राच्य विवाद भी कहा जाता है। इसी में लिखो 1823 में विवाद के समाधान के लिए GCPI, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 23 में विवाद के समाधान के लिए GCPI नामक संस्था बनाई गई। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, GCPI नामक संस्था बनाई गई। ठीक है, लिखें इस संस्था में भी विवाद जारी रहा। मतलब इसमें भी डिबेट चलता रहा। लिखें 1835 में 1835 में इस विवाद के संदर्भ में मैकाले ने घोषणा पत्र जारी किया। एक पत्र जारी किया। लिखें इस पत्र में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का विकास, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का विकास यानी पाश्चात्य शिक्षा का विकास, वेस्टर्न एजुकेशन का विकास, कॉमा अंग्रेजी की पुस्तकों का निःशुल्क मुद्रण तथा समाज के कुछ वर्गों को शिक्षित करने इसके लिए ब्रैकेट में शब्द करिएगा अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। समाज के कुछ वर्गों को शिक्षित करने की घोषणा की गई। मैं समझा रहा हूँ इसको भी। लोग लड़ते रहे आपस में, 10 लोगों की टीम बनी थी। 5 प्राच्य वाले थे, प्राच्य अंग्रेजी वाले थे। राम मोहन राय भी इस समय राम मोहन राय ने अंग्रेजी का समर्थन किया। फाइनली ये विवाद जो है विलियम बेंटिक के पास पहुंचा। बेंटिक ने मैकाले को जिम्मेवारी जो है दी कि भाई तुम बताओ क्या होना चाहिए। फिर मैकाले ने अपना फेमस पेन्योट जारी किया कि मेरे हिसाब से अंग्रेजी पे खर्च होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन पे। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को किया जाए तो उनसे फिर शिक्षा का नीचे की तरफ प्रसार होगा। इसको कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, कुछ लोगों को एजुकेट किया जाए, फिर उससे शिक्षा जो है नीचे की तरफ। ये मैकाले की घोषणा पत्र में ये आया था।
और अंग्रेजी की पुस्तकों को फ्री में प्रिंट किया जाए, अंग्रेजी को प्रमोट किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। यहीं पर मैकाले ने व्यंग्यात्मक लहजे में कई और बात भी कही। मैकाले ने कहा कि भाई हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य है एक वैसे भारतीयों को तैयार करना जो दिखने में पूरी तरीके से भारतीय हो, रूप में, रंग में, ठीक है, बट वो विचार सोच में पूरी तरीके से अंग्रेज हो। तो हम अंग्रेजी शिक्षा इसलिए ला रहे हैं कि भारतीयों के रूप में हम इन्हें अंग्रेज बनाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी मैकाले ने जो बात कही थी। मतलब क्या सटीक वो कहते थे, और कहते नहीं थे बल्कि अमल करते थे। अंग्रेजी को लेकर धीरे धीरे इस तरह का एक सिस्टम बन गया हिंदुस्तान के अंदर कि अंग्रेजी जानने वाले आज भी अपने आप को अंग्रेज ही समझते हैं। इट्स अ फैक्ट। हम अपनी भाषा पे प्राउड नहीं फील कर पाते हैं। भाषा को लेकर के बड़ा द्वंद रहता है। आज़ादी के बाद जो भाषा की नीति रही वो पूरी तरीके से लचर रही, लड़खड़ा गई। अब उस पर बहस का भी कोई मतलब नहीं रह गया है, वो बहुत पुरानी बातें हैं। जब 47 तक पहुंच जाएंगे तब आफ्टर इंडिपेंडेंट में ये भी टॉपिक आपको कराऊंगा, ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज का जो इशू था वो क्या था। 47 तक पहले पहुंच जाए हम लोग, है ना, उसके बाद ये इशू सामने आएगा। नेशनल का कॉन्सेप्ट क्या था, संविधान ने कैसे उसको एड्रेस किया, और कैसे इसने अलगाववाद को बढ़ावा दिया, और आज कैसा टच है हमारा इसमें, है ना। तो मैकाले ने तब ये बात कही। मैकाले ने एक और व्यंग किया, मतलब वो उपहास व्यंग करना। भारत वगैरह की जो शिक्षा पद्धति है बहुत मतलब एक तरीके से आदिम जमाने की है। मतलब ब्रिटेन में ज्ञान का जो एक अलमीरा या एक रैक, उसमें जितनी किताबें आ जाएं, ठीक है, भारत की पूरी शिक्षा पद्धति भी उसका बराबरी नहीं कर पाएगी। तो व्यंग्यात्मक लहजे में मैकाले ने दो तीन बातें कही थी। सब स्टेटमेंट का भी जिक्र है कि बहुत फेमस स्टेटमेंट है। कोई कोई स्टेटमेंट वगैरह आता जाए तो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है। शिक्षा नीति की आलोचना करनी है तो मैकाले के शब्दों में आलोचना कर देंगे हम। जो किताब मैंने आपको रिकमेंड किया है उसमें ये सब स्टेटमेंट है। भाई जो नीति बनाने वाले हैं वो खुद ये कह रहा है कि भाई हमारा पर्पज ये है। समझ रहे हो बात। तो इससे अच्छी और व्यवस्थित आलोचना क्या हो सकती है स्थिति। तो मैकाले ने यह घोषणा पत्र जारी किया। अगला पॉइंट लिखें। लिखे अंततः ऑकलैंड के शासनकाल में, ऑकलैंड एक और गवर्नर हैं, यह विवाद पूर्णतः समाप्त हुआ। इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हमने डेट वगैरह थोड़ा अवॉइड किया है। 1839 में विवाद पूर्णतः समाप्त हो गया था। ऑकलैंड के शासनकाल में यह विवाद पूर्णतः समाप्त हुआ और यह नीति बनी कि शिक्षा के विकास के लिए अधिकांशतः राशि शिक्षा के विकास के लिए अधिकांशतः राशि अधिकांशतः राशि अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च की जाएगी। पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च की जाएगी तथा कुछ राशि का व्यय प्राच्य शिक्षा पर भी होगा। प्राच्य शिक्षा पर भी होगा। ठीक है। ठीक। तो ये अभी चल रहा है, बहुत स्कूल कॉलेज खुले हैं नाम मात्र के, उसकी लिस्ट में आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन मेन तो ये डिबेट में ही फंसा रह गया कहाँ खर्च करना है। यहीं पे आप नोट करके जरा एक दो तथ्य और लिख लें। लिखो प्राच्य समर्थक कौन कौन ओरिएंटल समर्थक थे। यहां लिखो वॉरेन हेस्टिंग,
इसके समय बहुत ज़्यादा समर्थन शुरू हो गया था, ये खुद भी जानता था, अरबी, फारसी, बंगला बंगला बोल भी लेता था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर लिखो मुनरो, आपको याद होगा थॉमस मुनरो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम। एलिफिंस्टन, ये सब समिति बनने के पहले हैं। एलिफिंस्टन, लिखो विल्सन, प्रिंसेप, ये सब भी कुछ स्कॉलर हैं। ये सब ब्रिटिश स्कॉलर हैं, ब्रिटिश विद्वान हैं, प्रशासक हैं, इत्यादि कर दीजिए, प्रिंसेप इत्यादि। ये सब प्राच्य समर्थक थे। ठीक है, तथ्यात्मक रूप से हमें ध्यान रखना है। लिखें आंग्ल समर्थक, आंग्ल समर्थक, आंग्ल समर्थक। आप लिख लो यहां पर राजा राम मोहन राय, इनका अध्ययन अलग से भी करेंगे हम लोग। मोहन राय, मैकाले, मैकाले, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, कॉमा देके लिखो ऑकलैंड, ऑकलैंड इत्यादि। अभी टॉपिक में पूरा करा देता हूँ ना, फिर क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा मैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद भी अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है उस दौर में। ठीक है, अभी इस पे कुछ और भी चर्चा हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। एक बार हम रिव्यू कर लें कि आज हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। संवैधानिक विकास का बहुत तेजी से रिवीजन किया हम लोगों ने, याद है सभी को? प्रोविजन पढ़ लोगे ना कल सभी के सभी? ठीक है, उसमें 3-4 सवाल भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि आप उसके थ्रू अपने आप को रिवाइज करिए। सिविल सेवा, सेना और पुलिस से जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक जानकारी हमने दे दी आपको। सेना के बारे में 57 के रिवोल्ट के बाद भी बताएंगे आपको कि पुनर्गठन कैसे हुआ, उसमें सिविल सेवा पे ज़्यादा जानकारी दी गई है आपको। ठीक है, और फिर तीनों का एक संयुक्त विश्लेषण भी किया गया है। ध्यान है सभी को? अंग्रेजों का क्या कहना है, एक्चुअल कैसे कैसे हुआ। फिर उसके बाद न्यायपालिका के सकारात्मक पहलू क्या हैं और नकारात्मक पहलू क्या हैं, आलोचनात्मक पक्ष। ध्यान रहेगा सभी को? सकारात्मक क्या क्या थे? क्रमिक विकास, आधुनिक कानून, कानून का शासन और कानून के समझ समानता, उसी को रिवर्स कर देंगे, बहुत सारी आलोचना आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद भारत में 200 वर्षों में जो शिक्षा का विकास हुआ वो 3 है, सरकारी और गैर सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास को हम 2 भागों में बांटते हैं, कंपनी के समय और कंपनी के बाद। कंपनी के समय शुरुआती दौर में विकास नहीं हुआ, सेकंड फेज में हुआ, पहले वो विवादों में फंसा रहा, कैसे पॉलिसियन जो है एलमोल्व किया गया। गैर सरकारी प्रयास हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक में। या हम अभी यहाँ सरकारी प्रयास का आकलन कर रहे हैं। थैंक यू बोले फिर एक बार आपको। थैंक यू, कल फिर मुलाकात होगी।